चलिए तो शुरू किया जाए। आइए देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि हुबली किस राज्य में। ऑप्शन ए कह रहा है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कह रहा है आपको कर्नाटक, ऑप्शन सी कह रहा है गुजरात, ऑप्शन डी कह रहा है आपको तमिलनाडु। ठीक है ना। तो ये जो आपको हुबली है ये आपको कर्नाटक में। तो यहाँ से कभी कभी आपको कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको फंसा सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हुबली और हुबली में आप फंस सकते हैं। तो आइए तो सबसे पहले इसको हम लोग कंफर्म कर ले कि ये जो हुबली है वो आपको कहाँ है। ठीक है ना। तो देखिए, तो ये जो हुबली है ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, ये आपको कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। याद रखना कि हुबली कहाँ है? कर्नाटक में। जबकि आपको हुगली पूछा जाए, क्या पूछा जाए? हुगली। तो यह आपको पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना। फिर यहाँ से कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि आपको उदयपुर, क्या पूछा जाएगा? उदयपुर। ठीक है ना। तो उदयपुर जो है वो आपको राजस्थान में। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है कि उदयपुर कहाँ है? तो राजस्थान में। फिर यहाँ से कभी कभी आपसे कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपको फिरोजाबाद हो गया, ठीक है ना, फैजाबाद हो गया, ऐसे क्वेश्चन सभी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं फरीदाबाद, क्या है? फरीदाबाद। ठीक है ना। तो ये जो फरीदाबाद है याद रखिएगा ये आपको हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है ना। फिर यहाँ से पूछा जाएगा आपसे मतलब फिरोजाबाद, क्या पूछा जाएगा? फिरोजाबाद। तो याद रखिएगा कि फिरोजाबाद जो है वह आपको उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है। तो देखिए, तो ये सब कुछ कॉमन ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप फंस सकते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे बता दिया गया। जैसे हुगली, तो हुगली आपको हो गया कर्नाटक में, याद रखना है। हुगली पूछा जाएगा तो हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। उदयपुर पूछा जाएगा तो आपको राजस्थान, फरीदाबाद तो आपको हरियाणा। देखिए, और से है फिरोजाबाद, तो ये हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश में। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। तो इन चीजों को आपको बेहतर तरीके से याद रखना है। फिर आइए अब हम यहाँ से बात करते हैं कर्नाटक के बारे में। ठीक है ना। तो कर्नाटक की जो राजधानी है वो आपको बेंगलुरु है, और बेंगलुरु को कई सारे उपनामों से जाना जाता है। तो आइए इस बेंगलुरु को जानते हैं कि किस किस उपनाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ से हम टॉपिक दे देते हैं आपको बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु। तो सबसे पहले ये जो बेंगलुरु है याद रखिएगा इसको ना सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलिकॉन सिटी। याद रखना है कि बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? तो आपको सिलिकॉन सिटी, भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? तो हम क्या कहेंगे? बेंगलुरु को। एक चीज ये याद रखना है। दूसरी बात कि बेंगलुरु जो है इसे ना अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष का शहर। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। किसे क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष शहर। ठीक है ना। इसको कहा जाता है आपको सिलिकॉन सिटी। ठीक है ना। इसके अलावा भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी, क्या कहेंगे? कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की जो राजधानी है, ठीक है ना, सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी वो किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी, अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन सिटी, ये सब किसको कहा जाता है? तो हम कहेंगे बेंगलुरु को। ठीक है ना। और यहाँ से प्रश्न आपके आएंगे, क्या होते हैं? आएंगे। ठीक है ना। और एक और याद रखिएगा कि बेंगलुरु में ही क्या है कि आपको इसरो का मुख्यालय, किसका मुख्यालय है? इसरो का। इसरो मतलब कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और यह भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली जो है वो आपको सबसे बड़ी संस्था है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो इसरो है, ठीक है ना, इस इसरो का जो आपको हेडक्वार्टर है वो भी आपको कहाँ है? तो बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। तो याद रखना है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपको बेंगलुरु में। और इसरो का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। इंडियन स्पेस रिसर्च, क्या है? रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। मतलब कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है उसका मुख्यालय जो क्या है? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु जो है इसे भारत के सबसे सेफ शहरों में से क्या होता है कि आपको गिना जाता है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न जो है हमारा क्या आ सकता है? ठीक है ना, उस पर भी थोड़ा हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो ये जो आपको हुगली है यह आपको क्या है कि पूछ देगा कि किस नदी के किनारे है। तो हुगली तो आपको क्या है कि मतलब कि एक जगह है। ठीक है ना। क्या है? जगह है। ठीक है ना। फिर पूछ देगा कि ये जो हुगली कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना। और ये जो कलकत्ता है वो आपको हुगली नदी के किनारे है। ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो हुगली एक जगह का नाम भी है, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में, और यह एक नदी भी है। क्या है? नदी भी है। फिर आपसे पूछा जाएगा उदयपुर। तो उदयपुर जो है वो आपको राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। तो इन चीजों को याद रखना है। फरीदाबाद जो है आपको हरियाणा में, और फिरोजाबाद कहेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश में। तो इन चीजों को याद रखना है। उसके बाद बेंगलुरु
बेंगलुरु, जिसे हम लोग सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग अंतरिक्ष का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष का शहर। इसके अलावा इसे भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी कहा जाता है और यहीं पर आपको भारत की जो सबसे बड़ी आपको अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली जो संस्था है इसरो, उसका यहाँ पर क्या है कि आपको हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। तो कभी कभी प्रश्न आ जाएगा कि इसरो का गठन कब हुआ था, तो इस चीज को भी याद रखिएगा कि इसरो का जो गठन हुआ था वो आपको 15 अगस्त, ठीक है ना, 1969 को हुआ था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में इंटरनेट का प्रयोग जो होता है वह सबसे अधिक होता है। तो देखिए इंटरनेट का प्रयोग जो होता है सबसे अधिक वह आपको अमेरिका में होता है। क्या होता है? अमेरिका में होता है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से क्या करना है कि समझना है। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से जैसे नॉर्वे, जापान, भारत, अमेरिका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अमेरिका, ठीक है ना। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि बताइए इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। तो आपको याद रखना है कि ये जो देख रहे हैं आप इंटरनेट, क्या देख रहे हैं? इंटरनेट, ठीक है ना। तो इस इंटरनेट की जो शुरुआत है, ठीक है ना, वो आपको कब हुई थी? तो इंटरनेट की शुरुआत 1969 में हुई थी। इन चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। लेकिन भारत में अगर इंटरनेट की बात किया जाए, क्या किया जाए भारत में इंटरनेट की बात, तो वह आपको 15 अगस्त 1995 को क्या हुआ था कि आपको शुरू हुआ था। तो याद रखना है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब, तो वह आपको 15 अगस्त 1995 को। जबकि आपको सबसे पहले अमेरिका में ही पूरी दुनिया में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। कब? तो आपको 1969 में। तो इन चीज़ों को भी बेहतर तरीके से आपको समझना है। और अमेरिका में ही आपको क्या होता है कि सबसे ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग जो होता है वो आपको किया जाता है। तो कभी कभी आपसे प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि ये जो अमेरिका है यहाँ पर इंटरनेट का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वो आपको वाशिंगटन डीसी है। तो कभी कभी इसके राजधानी को भी पूछ लिया जाता है कि इसकी राजधानी कहाँ है, तो वो आपको वाशिंगटन डीसी है, ठीक है ना। और ये जो वाशिंगटन डीसी है अमेरिका की राजधानी, वो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर क्या है कि इस शहर का नाम पड़ा हुआ है। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से समझना है कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन? तो जॉर्ज वाशिंगटन, और उन्हीं के नाम पर आपको वाशिंगटन डीसी जो है इस शहर का क्या हुआ है कि आपको नामकरण हुआ है। तो इन चीज़ों को याद रखना है। चलिए देखिए, तो वहीं आपका ये प्रश्न जो है वो क्लियर हो गया। अब देखिए करा निम्न में से कौन से देशों में गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई है, ठीक है ना। तो देखो जापान तथा ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में दे रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है मैक्सिको तथा फिलीपींस। तो इसका सही आंसर जो जाएगा वो आपको मैक्सिको तथा फिलीपींस हो जाएगा। मतलब कि गेहूं और चावल की जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले जो किस्म है उसको जो विकसित किया गया था वो आपको मैक्सिको और फिलीपींस में। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो मैक्सिको है, ठीक है ना, तो मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। याद रखना है कि मैक्सिको की राजधानी कहाँ है, तो आपको मैक्सिको सिटी। देखिए कितना ईजी है, इसको याद रखना है कि मैक्सिको की राजधानी कहाँ है, तो आपको मैक्सिको सिटी। इस बात को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, तो फिलीपींस की राजधानी जो है वो आपको मनीला है। कहाँ है? मनीला है। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि फिलीपींस की जो राजधानी है वो आपको कहाँ है? मनीला। और एक चीज़ मेरे भाई यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है ना, कि ये जो मनीला है इस मनीला में आपको अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो है वो आपको कहाँ है, तो आपको मनीला में। इन चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। फिर अगर पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि भारत में चावल शोध संस्थान जो है वो आपको कहाँ है, तो भारत में अगर बात किया जाए तो वो आपको कटक में है। कहाँ है? कटक, यानी कटक जो है ओडिशा में, ठीक है ना। और इसी ओडिशा में क्या है जानते हैं कि आपको राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान है। तो इन चीज़ों को भी याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है, तब क्या कहेंगे, तो आपको मनीला में, ठीक है ना। और वहीं पूछ दिया जाएगा कि बताइए राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको कटक ओडिशा में। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है ना, मनीला से। तो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसका भी जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है, तो आपको मनीला में ही है, ठीक है ना। यानी कि एशियाई विकास बैंक जो है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो वह आपको यानी कि मनीला में। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। तो मनीला में क्या क्या देखिए कि सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध जो संस्थान है वो, इसके अलावा आपको एशियाई विकास बैंक जो है, ठीक है ना, उसका भी जो मुख्यालय वो कहाँ है, तो आपको मनीला में। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से समझना है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखिए ध्यान से सुनिए कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही, ओमान, ठीक है ना, लाइबेरिया, लाटाविया, डेनमार्क, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वह आपको लाटाविया होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसे हम देख लेते हैं इसका, ठीक है ना। देखिए
तो इसका सही आंसर जो है आपको लटाविया ही है। क्या है? लटाविया ही, ठीक है। तो लटाविया की जो जनसंख्या है वो आपको बढ़ने की बजाय आपको घट रही है। क्या हो रही है? घट रही है। देखिए जनसंख्या में हमेशा सकारात्मक वृद्धि होती है, हाँ कभी कभी आपको नकारात्मक हो सकती है। जैसे कि भारत में देखिए कि आपको 1921 में क्या था कि आपको जनसंख्या जो था वो आपको 2011 की 1911 की तुलना में क्या हो गया था कि कम हो गया था। इसीलिए आपको बताया थे कि 1921 की जो जनगणना वर्ष है उसको कहा जाता है जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष। क्या कहा जाता है? जनसंख्या का, ठीक है ना, क्या आपको महाविभाजक वर्ष क्या कहा जाता है? जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष। इन चीजों का आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए तो जनसंख्या हमेशा क्या होती है कि आपको बढ़ती है, रेयर केस में कभी कभी कम हो जाती है। जैसे कि आपको 1921 में भारत में कम हुआ था, ठीक है ना। 1951 में भी भारत में जनसंख्या जो थी वो आपको कम हुई थी 1941 की तुलना में। इसीलिए 1951 के जनगणना को कहा जाता है आपको जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष। क्या कहा जाता है? जनसंख्या का, ठीक है ना, कि आपको लघु विभाजक वर्ष क्या कहा जाता है? लघु विभाजक वर्ष। इसका मतलब हो गया कि जनसंख्या जो है यहाँ पर क्या हुआ था कि आपको कमा था 41 की तुलना में, ठीक है ना, और यहाँ पर आपको 11 की तुलना में जनसंख्या जो था वो आपको कमा था। तो देखिए तो जनसंख्या कभी कभी आपको कम हो सकती है, नहीं तो ज्यादातर मामलों में क्या होता है कि सकारात्मक बढ़ती है। लेकिन दुनिया का देश है आपको लटाविया जहाँ पर क्या है कि जनसंख्या बढ़ने के बजाय जो है वो आपको घट रही है। क्या हो रही है? घट रही है। तो इन चीजों को आपको देख लेना है। आगे चलिए, अब कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। देखिए तो ऑप्शन ए कर रहा है उत्तर प्रदेश, उसके बाद कर रहा है बिहार, ऑप्शन सी कर रहा है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी कर रहा है आपको महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो आपको राज्य है, ठीक है ना, याद रखिएगा वो आपको यूपी है। कौन है? यूपी है। यूपी मतलब हो गया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो आपको रहती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर पर जो आता है वो आपको महाराष्ट्र। कौन आता है? महाराष्ट्र। याद रखिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो आपको महाराष्ट्र है। पहला सबसे बड़ा राज्य कहेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश, और तीसरा नंबर पर जो है अपना बिहार। कौन है? बिहार। मतलब कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है तब क्या कहेंगे? तीसरा। और चौथे स्थान की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपको पश्चिम बंगाल आता है। कौन आता है? पश्चिम बंगाल आता है। तो थोड़ा सा मेरे साथ यहाँ पे रिकॉल कीजिए। तो अगर हम प्रश्न करेंगे कि बताइए कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य कौन है, तब क्या कहोगे? उत्तर प्रदेश। दूसरा नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। तीसरा नंबर पे बिहार, और चौथे नंबर पे क्या कहेंगे? तो आपको पश्चिम बंगाल। तो इन चीजों को आपको अच्छे तरीके से क्या करना है? देख लेना है, ठीक है ना। वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाता तो हम कहते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो आपको राजस्थान है, और सबसे छोटा कहता तो वो आपको गोवा हो जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपको उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा कहेंगे तो इसको भी याद रखिएगा वो आपको सिक्किम है। कौन है? सिक्किम है। तो याद रखना है, ठीक है ना, कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य वो कौन है? तो आपको सिक्किम है। सबसे बड़ा कहेंगे तो उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन है? तो आपको राजस्थान। सबसे छोटा तो आपको गोवा है। तो इन चीजों को आपको बेहतर से समझना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या जो थी वो आपको कितनी थी। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं आपको 10.41 करोड़, ठीक है ना, 11.41 करोड़, ठीक है, 8.51 करोड़, उसके बाद दे रहा है 9.61 करोड़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10.41 करोड़। क्या हो जाएगा? 10.41 करोड़, क्योंकि दिए गए ऑप्शन है, ठीक है ना। वैसे 2011 के अनुसार जो डाटा जारी किए गए थे उस पर आपको 10.38 करोड़ दिए गए थे, तो उसके सबसे नजदीक में आपको 10.41 करोड़ थे। इस चीज को अच्छे से याद रखना है। 2011 के अनुसार अगर भारत की आपको क्या पूछा जाए कि जनसंख्या कितनी थी, तो लगभग आपको 121 करोड़, ठीक है ना। तो इन चीजों को भी आपको बेहतर तरीके से समझना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न करा कि जनसंख्या वृद्धि दर जो सर्वाधिक है वो आपको कहाँ है? तो देखिए आपको अफ्रीका में, ठीक है ना, उसके बाद करा एशिया में, उसके बाद करा उत्तरी अमेरिका में, उसके बाद करा दक्षिणी अमेरिका में। तो जनसंख्या वृद्धि दर जो सर्वाधिक है वो आपको अफ्रीका में। क्या होना है? तो आपको अफ्रीका में, ठीक है ना। वहीं पूछा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है, तब वो हो जाता है आपको एशिया। क्या हो जाता है? एशिया। तो देखिए तो विश्व के जो 7 महादेश है उसके नाम को भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना होगा। तो पहले नंबर पर जो है वो आपको एशिया है। कौन है? एशिया है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है हम क्षेत्रफल की दृष्टि से लिख रहे हैं वो आपको अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफ्रीका, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे आपको उत्तरी अमेरिका। कौन हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका, ठीक है ना। और चौथे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा आपको दक्षिणी अमेरिका। क्या हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका। इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम 5वें नंबर की बात करते हैं तो हो जाएगा आपको
ठीक है ना, कर्टिका क्या जाएगा, अंटार्कटिका। उसके बाद आपको छठे नंबर पे जो जाएगा वो आपको यूरोप क्या जाएगा, यूरोप। और सातवें नंबर पे जो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया क्या जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उसको याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे सबसे छोटा महादेश, ठीक है ना, पूछा जाएगा आपसे कौन है, तो सबसे छोटा महादेश जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया है। कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। तो यह छोटा कैसे है, तो आपको बाई पॉपुलेशन भी और बाई एरिया भी, मतलब कि जनसंख्या के दृष्टि से भी, ठीक है ना, और आपको क्या कहते हैं क्षेत्रफल के दृष्टि से भी जो सबसे छोटा महादेश है वो कौन है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया है। फिर पूछा जाएगा कि बताइए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महादेश कौन है, तो देखिए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो आपको क्या है, तो आपको एशिया में, ठीक है ना, और यह सबसे बड़ा है, क्या है, बड़ा है जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी और आपको क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी। देखिए कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी सबसे बड़ा महादेश कौन, तो आपको एशिया, ठीक है ना। जनसंख्या के दृष्टि से भी सबसे बड़ा महादेश कौन, तो आपको एशिया, कौन हो जाएगा, एशिया। तो इन चीजों को याद रखना है। फिर अंटार्कटिका से क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा, इसको हम लोग श्वेत महाद्वीप कहते हैं, क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप कहते हैं। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, तो देखिए तो जनसंख्या अगर वृद्धि दर की बात किया जाए जनसंख्या की, ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा आपको अफ्रीका में, क्या है, अफ्रीका में। याद रखिएगा कि जनसंख्या का जो सबसे ज्यादा वृद्धि है वो आपको कहाँ है, तो हम क्या कहेंगे कि आपको अफ्रीका में, क्या है, अफ्रीका में। तो याद रहेगा कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक किस महादेश में, तो अफ्रीका में, ठीक है ना। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, तो आपको एशिया में। सर्वाधिक क्षेत्रफल किस महादेश का है, तो हम क्या कहेंगे, एशिया का, ठीक है ना। उसके बाद है कि आपको सबसे कम क्षेत्रफल जो है वो आपको किस महादेश का है, तो क्या कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया का। सबसे कम जनसंख्या किस महादेश का, ऑस्ट्रेलिया का। श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं, तो आपको अंटार्कटिका को, ठीक है ना। और अफ्रीका को क्या कहते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला महादेश कहते हैं। इसके अलावा इसको अंध महाद्वीप भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अंध महाद्वीप भी कहते हैं। तो इन चीजों को भी आपको बेहतर तरीके से क्या करना है, समझना है। और जहां भी दिक्कत हो आपको क्या करना है कि पूछना है, क्या करना है, पूछना है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं आगे, ठीक ना। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है, ध्यान से सुनिएगा कि निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन कह रहा है ध्रुवीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, अटाकामा। तो देखिए अटाकामा मरुस्थल है, भूमध्य रेखीय प्रदेश में जनसंख्या कम होती है, ध्रुवीय प्रदेश में भी आपको जनसंख्या कम होती है। और 3 नंबर कह रहा है दक्षिण पूर्व एशिया। तो दक्षिण पूर्व एशिया में जो है वो आपको जनसंख्या जो है वो आपको क्या है, ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है। तो देखिए तो दक्षिण पूर्व एशिया से आपको बार बार बताते हैं कि इसके अंतर्गत आने वाले देशों को आपको क्या करना है कि अच्छे से याद रखना है। तो देखिए तो इसको याद रखने के लिए आपको सीधे से एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है कि इस, क्या याद रखना है, इस। देखिए क्या याद रखना है, इस, ठीक है ना। और उसके बाद आपको याद रखना है फिल्म, क्या याद रखना है, इस फिल्म, क्या है, फिल्म। देखिए क्या है, इस फिल्म में, ठीक है ना, कथावी बुर नहीं है, क्या है, कथावी, ठीक है ना, आपको बुर नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे कि इस फिल्म में क्या है, तो कथावी बुर नहीं है। दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। देखिए इस फिल्म में कथावी बुर नहीं है। देखिए इस फिल्म को एक साथ ले लीजिए, में, क्या है, में, कथावी बुर नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि एक फिल्म है जिसमें आपको कथावी बुर नहीं नाम के हीरो है, ठीक है ना। तो देखिए तो ये सब आपको दक्षिण पूर्व एशिया के देश आएंगे। तो इसमें आपको इससे हो जाएगा इंडोनेशिया, क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। देखिए बार बार आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि आपको पॉलिटिकल में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इनमें से आसियान का कौन सदस्य नहीं है। तो जब तक दक्षिण पूर्व एशिया के देश आपको याद नहीं रहेगा, जब तक आप इसको क्या कर सकते हैं कि सॉल्व जो है वो आप इसको नहीं कर सकते। इसीलिए बताना क्या है कि जरूरी है। तो देखिए इंडोनेशिया हो गया, स से हो जाएगा आपको सिंगापुर, क्या हो जाएगा, सिंगापुर। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है ना। फ से हो जाएगा आपको फिलीपींस, क्या हो जाएगा, फिलीपींस। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद ल से हो जाएगा लाओस, क्या हो जाएगा, लाओस, ठीक है ना। उसके बाद म से हो जाएगा मलेशिया, क्या हो जाएगा, मलेशिया। इन चीजों को याद रखना है, ठीक ना। चलिए उसके बाद मे से हो जाएगा आपको म्यांमार, क्या हो जाएगा, म्यांमार। देखिए क से हो जाएगा कंबोडिया, क्या हो जाएगा, कंबोडिया। देखिए सुनिएगा, अगर नहीं दिख रहा है तो इसको अच्छे से सुनिएगा, ठीक है ना। थ से हो जाएगा आपको थाईलैंड, क्या हो जाएगा, थाईलैंड, ठीक है ना। और 20 से हो जाएगा आपको वियतनाम, क्या हो जाएगा, वियतनाम, ठीक है ना। और ब्रुनेई तो है ही, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि ये सब जो देख रहे हैं आपको दक्षिण पूर्व एशिया के देश है और इन देशों में आपको जनसंख्या ज्यादा है। जैसे देखिए इंडोनेशिया जो जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है, क्या, जैसे देखिए कि आपको चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके बाद जो है आपको कौन है, तो उसके बाद जो है वो आपको कौन है बताइए, तो आपको इंडोनेशिया है जो कि आपको चौथे नंबर पर है, क्या है, चौथे नंबर पर। बैठ जाइए, अंदर आइए, बैठ जाइए, बाद में बात करते हैं, बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए। क्या 5 मिनट बैठिए ना, 5 मिनट, ठीक है ना, बैठिए। देखिए तो यहाँ से हमने क्या देखा
कि ये जो आपको इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो आपको कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि वो आपको जकार्ता है, कहाँ है, जकार्ता है। उसके बाद सिंगापुर, तो सिंगापुर की जो राजधानी है वो आपको सिंगापुर सिटी है, ठीक है ना। फिलीपींस की जो राजधानी है वो आपको मनीला है, ठीक है ना। लाओस की जो राजधानी है वो आपको वियंतिन है, इस चीज को याद रखना है। मलेशिया की जो राजधानी है वो आपको कोलंबपुर है, ठीक है ना। उसके बाद म्यांमार की राजधानी आपको नेपिदा है, इसको याद रखना है। कंबोडिया की जो राजधानी है वो आपको थाईलैंड सॉरी क्या कहते हैं, नोमपेन है, कहाँ है, नोमपेन है, ठीक है ना। थाईलैंड की जो राजधानी है वो आपको बैंकॉक है, और वियतनाम की जो राजधानी है वो आपको कहाँ है, तो वो आपको हनोई है, ठीक है ना। और ब्रुनेई की जो राजधानी है वो आपको बंदर शेरी बागवान है। तो इस प्रकार से ये सभी देश जो है वो आपको आसियान कंट्री बना देता है, क्या बना देता है, आसियान कंट्री, ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है। देखिए तो आसियान का यहाँ से कभी कभी पूर्ण रूप भी पूछ लिया जाएगा, तो आसियान का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, मतलब कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। और इन देशों में आपको जनसंख्या काफी ज्यादा है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आसियान का गठन कब हुआ था, तो आपको याद रखना है कि 8 अगस्त 1967 को आसियान का क्या हुआ था, कि आपको गठन हुआ था। और आसियान का जो मुख्यालय है वो आपको इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग इसको जल्दी से क्या कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है ना, किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन कह रहा है ए में आपको अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी कह रहा है आपको मेघालय, ऑप्शन सी कह रहा है आपको केरल, ऑप्शन डी असम। तो 2011 के अनुसार पूछा आपसे जनसंख्या घनत्व, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है 2011 के जनगणना के अनुसार वो आपको अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि बताइए कि जनसंख्या घनत्व हम कहते हैं किसको, क्या ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि जनसंख्या घनत्व, ठीक है ना, यानी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसको कहते हैं, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, तो सबसे पहले समझिए कि जनसंख्या घनत्व हम किसको कहते हैं। तो आपको सबसे पहले समझना है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, याद रखिएगा किस क्षेत्र में, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। मतलब जैसे देखिए 1 किलोमीटर इधर भी, 1 किलोमीटर इधर भी, 1 किलोमीटर इधर भी, ठीक है ना, और 1 किलोमीटर इधर भी। तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के औसत संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब 1 किलोमीटर इधर भी देख लीजिए, 1 किलोमीटर इधर भी, 1 किलोमीटर इधर भी, तो ये हो गया आपको वर्ग किलोमीटर। क्या हो गया कि इसका एरिया निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर में इसको व्यक्त किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसी क्षेत्र में निवास करने वाले जो लोगों की औसत संख्या होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व की परिभाषा क्या देंगे, तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के औसत संख्या को हम लोग कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो याद रखिएगा कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार, देखिए हम जो भी लिखेंगे 2011 के अनुसार, किसके अनुसार लिखेंगे, 2011 के अनुसार, ठीक है ना। तो देखिए 2011 के अनुसार भारत का अगर जनसंख्या घनत्व पूछा जाए, किसका पूछा जाए, भारत का, तो वो आपको 382 व्यक्ति, ठीक है ना, आपको प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्या है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही में आपको बिहार का पूछा जाए, क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व है आपको 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन है, बिहार है। वही आपको सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा जाएगा तो वो आपको अरुणाचल प्रदेश, कौन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वह आपको 17 व्यक्ति, कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखिए अपने बिहार की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा देखिए कितना है, देखिए तो यहाँ पे कि बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं आपको अरुणाचल प्रदेश का देख रहे हैं तो वो कितना है, तो आपको 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए तक जनसंख्या का घनत्व में कितना अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए तो यहाँ से कभी कभी लड़का सब फंस जाता है कि जनसंख्या घनत्व वाला क्या अलग होता है, आपको जनसंख्या अलग होता है, तो हाँ ये दोनों अलग होता है। देखिए अगर पूछेंगे कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो आपका आंसर होगा बिहार। क्या होगा, बिहार, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं पूछेंगे सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो आपको अरुणाचल प्रदेश जो कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का जनसंख्या घनत्व आपको 2011 के अनुसार अगर पूछेंगे तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इन चीजों को याद रखना है। अब आप लोग फंसते क्या है, तो यहाँ से कभी कभी लड़का फंस जाता है, जैसे हम ही लोग कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बताइए कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो लड़का यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला सीधे पूछेगा, ठीक है ना। याद रखिएगा कि सबसे अधिक, ठीक है, जनसंख्या क्या है, जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो वो आपको यूपी है। क्या है, यूपी है। लेकिन जनसंख्या घनत्व पूछेंगे सबसे अधिक तो वो आपको बिहार हो जाएगा। उसके बाद जो अगला होगा क्या होगा कि सबसे कम, क्या हो जाएगा कि सबसे
कम, याद रखिएगा कि आपको जनसंख्या क्या है, सबसे कम जनसंख्या वाला जो आपको राज्य है वो आपको कौन है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो आपको सिक्किम है। कौन है, सिक्किम है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ से क्लियर कर लीजिए कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछेंगे तो वो बिहार, और सीधे पूछेंगे सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य तो आप क्या कहोगे, तो उत्तर प्रदेश। क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश। तो इन चीजों को आपको बेहतर तरीके से क्या करना है, समझना है। चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर, ठीक है ना, कि अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखिए कर रहा है कि इसमें से तो बहुत सारे क्वेश्चन तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया आपको स्वेज-नहर, क्या आया, स्वेज-नहर। तो कभी कभी स्वेज-नहर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा कि ये जो स्वेज-नहर है, याद रखिएगा ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, कि आपको जहाजी नहर याद रखना है कि स्वेज-नहर क्या है, तो दुनिया का सबसे बड़ा जहाजी नहर है। और यह नहर आपको 1859 से 1869 के बीच बनकर क्या हुआ था, तैयार हुआ था। मतलब इसका निर्माण कार्य 1859 में शुरू हुआ था, 1869 में यह क्या हुआ था कि आपको बनकर तैयार हुआ था। मतलब कि स्वेज नहर को व्यापार हेतु जो खोला गया था, ठीक है ना, यानी कि व्यापार हेतु स्वेज नहर खोला गया। तो व्यापार हेतु जो स्वेज नहर खोला गया था वो आपको 1869 में। यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे उसी को देख रहे हैं, ठीक है ना। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण आपको 1956 में हुआ था। और स्वेज नहर पर आपको जो अधिकार है वो आपको किस देश का है, तो आपको मिस्र का है। किसका है, मिस्र का है। तो इन चीजों को याद रखना है कि स्वेज नहर पर किस देश का अधिकार है, तब क्या कहेंगे, मिस्र का। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। तो इन चीजों को भी आपको बेहतर तरीके से कैसे क्या करना है, समझना है। फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा स्वेज नहर किसे जोड़ता है। देखिए एक नॉर्मल बात बता रहे हैं, ठीक है ना, तो वो आपको भूमध्य सागर और लाल सागर को, जो आपके एग्जाम के दूसरे बेस्ट हो, क्या हो, बेस्ट हो। तो याद रखिएगा कि ये आपको भूमध्य सागर, किसे, भूमध्य सागर, ठीक है ना, और आपको लाल सागर को क्या करता है कि आपको जोड़ता है। तो याद रखना है कि स्वेज नहर किसे जोड़ता है, तो आपको भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर के अलावा आपको यह किसे जोड़ता है, तो लाल सागर को जोड़ता है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। और स्वेज नहर के बन जाने से भारत अमेरिका के बीच की दूरी 4000 किलोमीटर कम हो गई, जबकि स्वेज नहर के बन जाने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी जो है वो आपको क्या हो गया कि 7000 किलोमीटर जो है वो आपको कम हो गई। तो इन बातों को भी आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, समझना है। देखिए आगे कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, कि आपको जल संसाधन क्या है। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि संसाधन हम कहते हैं किसको, ठीक है ना। तो सीधे एक नॉर्मल वे में समझना है, ठीक है ना, कि वह सभी वस्तुएं जो आपको मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। और जल जो है प्रकृति के द्वारा दिया गया है, क्या है कि आपको एक अनमोल उसको संसाधन कर सकते हैं जिसकी कोई कीमत हम नहीं लगा सकते हैं। तो आज देखते हुएगा कि दुनिया में जल जो है, ठीक है ना, वो आपको 71% एरिया पर है, जबकि स्थल जो है 29% एरिया पर है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको पीने योग्य जो जल है वो आपको लगभग 4% है। कितना है, 4% है, जो हमें नदी में, झीलों में, तालाबों में, ठीक है ना, इस समय मिलते हैं। जबकि आपको जो इधर बच गए 96% जल, ठीक है ना, टोटल जल का, वो आपको खारे पानी की जल है, जो आपको पीने के क्या है कि योग्य नहीं है। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए क्या जो है जल प्रदूषित हो रहे हैं, इसके रोकथाम के क्या उपाय हो सकते हैं। तो इसके रोकथाम के बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, जैसे कि औद्योगिक कचरे का प्रवाह हम क्या करें, नदियों में ना करें। इसके अलावा आपको जो शहरी अपशिष्ट है उसका प्रवाह नदियों में ना हो, नदी किनारे मलमूत्र का त्याग न करें, मृत शरीर को नदियों में प्रवाहित न करें, नदियों में आपको डिटर्जेंट इस सब का प्रयोग न करें। इसके अलावा आपको पशुओं को नहीं नहलाए। तो ऐसे में आपको जल प्रदूषण को क्या हो सकता है कि रोका जा सकता है। क्या हो सकता है, रोका जा सकता है। तो इस सब बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे देखिए करा है कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, विश्व व्यापार संगठन। देखिए तो विश्व व्यापार संगठन को हम लोग बोलते हैं WTO। क्या बोलते हैं, WTO। तो WTO कहने का मतलब हो गया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो गया कि आपको वर्ल्ड, ठीक है ना, आपको ट्रेड क्या हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि WTO का पूर्ण क्या हो जाएगा, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या हो गया, तो आपको विश्व व्यापार संगठन क्या है, विश्व व्यापार संगठन। देखिए इसको एग्जाम के विषय में बता रहे हैं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका गठन पूछेगा, क्या पूछेगा, गठन पूछेगा। तो विश्व व्यापार संगठन का गठन जो हुआ था 1 जनवरी 1995 को। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। और यह आपको गेट का क्या पूरा मतलब नया रूप है, क्या है, नया रूप है। तो इसका जो पूर्व नाम था, क्या था, पूर्व नाम, ध्यान से सुनिएगा, वह आपको गेट था। क्या था, गेट था, मतलब
डबल टी, ठीक है ना, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है ना। यह इसका क्या है कि पुराना नाम था, ठीक है ना, पूरा नाम इसका गेट था और गेट का गठन आपको 1948 में हुआ था। तो इन चीजों को अच्छे से समझना है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए WTO का पुराना नाम क्या है, तो आपको गेट है। गेट का गठन कब हुआ था? 1948 में, जबकि WTO का गठन जो हुआ था 1 जनवरी, ठीक है ना, 1995 को। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है WTO का? इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको जेनेवा में, कहाँ है? जेनेवा में। तो याद रहेगा कि WTO का हेडक्वार्टर जो है वो आपको कहाँ है? तो आपको जेनेवा में, जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। और इसका जो कार्य है वह आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करना है कि आपको सुगम बनाना। क्या करना है? सुगम बनाना, सरल बनाना, ताकि सभी देश जो है इससे क्या हो सके कि आपको लाभान्वित हो सके, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि इसका कार्य क्या है, यानी कि विश्व में व्यापार के लिए जो कानून बनाने वाली संस्था है, ठीक है ना, विश्व व्यापार को सुगम बनाने वाली जो संस्था है वो आपको कौन है? WTO है, ठीक है ना। तो इसका काम हो जाएगा, ठीक है ना, विश्व व्यापार को क्या कहेंगे? विश्व व्यापार को सुगम बनाना। क्या करना है? सुगम बनाना। और इसमें जो अभी आपको सदस्य राष्ट्र है वो आपको 164 है। याद रखिएगा कि अभी आपको जो WTO है उसमें आपको सदस्य देश कितने हैं? तो आपको 164 है। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को। WTO का पुराना नाम क्या है? तो गेट है। गेट का पूर्ण क्या हो जाएगा? था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो इन बातों को याद रखना है। इसका कार्य क्या है? तो विश्व व्यापार को क्या करना? सुगम बनाना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो 2 नंबर सेट को भी हम लोग क्या कर लिए कि आपको क्लियर कर लिए, लेकिन फिर भी इसमें से जो कुछ क्वेश्चन सब है उसको हम लोग क्या करते हैं कि आपको देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि भारत में लोहा के जो अयस्क है वो कौन कौन मिलते हैं, इस पर आपको क्या करना है कि चर्चा करना है। क्या करना है? चर्चा करना है। तो याद रखिएगा कि लौह अयस्क में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तो लौह अयस्क के आपको जो प्रकार है उसमें देखिए कि मुख्य रूप से आपको 3 है, ठीक है ना। एक आपको हेमाटाइट, क्या है? हेमाटाइट, इससे आपको सबसे अधिक लोहा की प्राप्ति होती है। दूसरा है आपको मैग्नेटाइट, क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट, ठीक है ना। और तीसरा जो है वह आपको लिमोनाइट, क्या है? लिमोनाइट, ठीक है ना। तो इन चीजों का आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये सब आपको लौह अयस्क है, ठीक है ना, जिस आपको प्रमुख रूप से, जिसमें आपको एक हेमाटाइट, एक मैग्नेटाइट और एक जो है क्या है? लिमोनाइट। कभी कभी लड़का जो होता है कोयला वाला में फंस जाता है, ठीक है ना। तो देखिए तो कोयला के अगर हम अयस्क की बात करते हैं, क्या करते हैं? कोयला के अयस्क नहीं कहिए, कोयला की किस्म कहिए। क्या कहिए? किस्म कहिए। तो देखिए तो कोयला की किस्म में जो सबसे उन्नत है वह है आपको एंथ्रासाइट। कौन है? एंथ्रासाइट, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा जो है वो आपको बिटुमिनस है। क्या है? बिटुमिनस है। तीसरा जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो बिटुमिनस के बाद जो जाएगा तीसरा, उसको याद रखना है, वो हो जाएगा आपको लिग्नाइट। क्या हो जाएगा? लिग्नाइट। अब लड़का ये नहीं फंस जाता लिमोनाइट लिग्नाइट में, ठीक है ना। चौथा जो है वो आपको क्या है? तो आपको पीट। तो कोयला के 4 गो किस्म हो गया। कौन कौन? तो देखिए एंथ्रासाइट, ठीक है ना, उसका बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जबकि लौह इसके प्रमुख किस्म 3 गो, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। तो इसमें जो सबसे उन्नत किस्म के जो आपको लौह अयस्क है वो आपको हेमाटाइट है, जबकि सबसे उन्नत किस्म के जो कोयला है वो आपको एंथ्रासाइट है। कौन है? एंथ्रासाइट है, ठीक है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि आपको सबसे खराब किस्म का कोयला कौन है? तो वो आपको पीट है, जो कि आपको ज्यादा धुआं देते हैं। क्या देते हैं? ज्यादा धुआं देते हैं। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे तरीके से क्या करना है? समझना है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आगे, एक आध क्वेश्चन को और देख लेते हैं। देखिए करा कि किन्हीं 4 रोपण फसलों के नाम बताइए, ठीक है। तो देखिए तो रोपण फसल में अगर हम देखते हैं तो आपको जैसे क्या हो सकता है? तो जैसे आपको चाय हो गया, क्या हो गया? चाय हो गया, याद रखिएगा। कॉफी हो गया, क्या हो गया? कॉफी हो गया, ठीक है ना। कॉफी के अलावा आपको क्या हो गया? तो रबर हो गया, क्या हो गया? कि आपको रबर हो गया। ये सब आपको क्या है? तो रोपण फसल है। क्या है? रोपण फसल है। तो देखिए तो चाय, कॉफी, रबर, ठीक है। इसके अलावा आपको गन्ना हो गया, क्या हो गया? गन्ना हो गया। तो ये भी आपको क्या है? रोपण फसल के उदाहरण है। तो देखिए तो 4 रोपण फसल कौन कौन? चाय, कॉफी, रबर और गन्ना। तो देखिए चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो वह आपको कौन हो जाएगा? तो वह आपको असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम। कॉफी का सबसे बड़ा तो आपको कर्नाटक। रबर का सबसे बड़ा केरल, क्या हो जाएगा? केरल। और गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक तो वह आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे आज वाले टॉपिक में समझ में आ गया होगा। तो देखिए तो इसको 2 सेट को हम लोग क्या कर लिए? क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। और आप लोगों को अगर प्रीवियस वीडियो सब नहीं मिलता होगा तो आप जाके चैनल पे विजिट करेंगे, ठीक है ना। आपको वहां से सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस कक्षा को यहीं पे रहने देते, फिर मिलते हैं एक बेहतर क्लास के साथ कल। जब तक के लिए आप सबसे सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।